सभी को प्रणाम। नमस्ते। जो लोग आज ज्ञान मंच पे हमसे जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। या मुंबई की तरफ से मैं विजय पुरोहित आप सभी को इस ज्ञान मंच पे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। और ये ज्ञान सभा जो है, पिछले कुछ सप्ताह से इस पे विभिन्न प्रकार के लोग आए हैं, साइंटिस्ट्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, और आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है जो कला के क्षेत्र से जुड़ी है। आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र व्यास जी, जो न सिर्फ एक रंगकर्मी हैं, एक एक्टर हैं, एक डायरेक्टर हैं, एक शो एंकर हैं। मल्टीपल फैसेटेड उनकी पर्सनैलिटी है, और आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय पे बात करने के लिए कि कला का योगदान कैसे हो सकता है राष्ट्र के निर्माण में, और हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का आज इस विषय पे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है जो टॉपिक है हमारा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, सिंस आप इस फील्ड से काफ़ी समय से जुड़े हैं, आप रंगकर्मी रहे हैं, आप एक एक्टर रहे हैं, आपने प्लेस डायरेक्ट किए हैं, इसके साथ ही आप एक इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी रन करते हैं, उसको हेड करते हैं। तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मेरा आपसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आपकी दृष्टि में या आपकी ओपिनियन में, सिंस आप पर्सनली जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि जो आर्ट आज डिपिक्ट कर रहा है, या जिस तरह से डिपिक्ट किया जाना चाहिए था, उसमें आपको क्या बिल्कुल प्रॉब्लम्स नजर आती हैं? मतलब न्यूट्रल होके, क्योंकि आप उसी फील्ड से जुड़े भी हैं, तो आप उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देख सकते हैं। तो आपको क्या समस्याएं बिल्कुल। नजर आती हैं, अगर उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए विजय जी, टू बी ऑनेस्टली टू बिकम अ थिएटर आर्टिस्ट, मतलब मैं रंगमंच से शुरू करूंगा कि अगर नाट्य शास्त्र की हम लोग बात करें कि जहाँ तक बात है कला की शुरुआत, अगर हम थोड़ा सा आदिकाल में जाएं, जब लैंग्वेज भी हमारी विकसित नहीं हुई थी, या ह्यूमन सोसाइटी नदियों के किनारे रहा करती थी, तो हमारे नाट्य शास्त्र में बताया जाता है कि वहां से जब एक पिता शिकार करके वापस आता था, तो और अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए वो एक्ट करके बताता था कि किस तरीके से उसने शिकार किया और किस तरीके से शिकार किया जाना चाहिए, किस तरीके से शिकार किया जा सकता है। ये वो बच्चों को एजुकेट करते थे परफॉर्म करके। तो आप सोचिए कि यहाँ से परफॉर्मिंग आर्ट का उद्भव या परफॉर्मिंग आर्ट का ओरिजिन जो है वो माना जाता है। वहां से लेके आज जब ह्यूमन सोसाइटी इतनी एवोल्यूशन के बाद इतना डिजाइन हो गई है, इतनी विकसित हो गई है, आज विजुअल मीडिया है, हर एक कला, चाहे वो मूर्ति कला हो, आपका चित्रकला हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, इतना डिजाइन फॉर्म में हमारे सामने है। सो कला का हमेशा से सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, सोसाइटी को मैसेज देने में, सोसाइटी को सर्व करने में हमेशा से एक हाथ रहा है। कालांतर में आते आते हर चीज के दो पहलुओं को देखा जाने लगा, हर चीज के दो पहलुओं पे नजर डाली जाने लगी। तो आज भी किसी भी कला से, चाहे आप वो आपका रंगमंच हो, थिएटर हो, लाइव परफॉर्मेंसेस हो, आपका म्यूजिक हो, आपका राइटिंग हो, आपके ड्रामेटिक प्लेज हो, चाहे आपका वोकल हो, हर तरीके से सोसाइटी को हमेशा से मैसेज देने के लिए जो है वो इन्वेंट किया जाता रहा है, बनाया जाता रहा है। कंटेंट उस तरह का बनाया जाता था कि वो सोसाइटी को सर्व करे। लेकिन आते आते आजकल इन दिनों में जिस तरीके से हम उसके दूसरे पहलू पे ज्यादा बात करने लगे, टीवी से ये हो रहा है, फिल्मों से ये हो रहा है, या अखबारों में जो कंटेंट आ रहा है उस वजह से बच्चों पे ये इफेक्ट पड़ा है, एडल्ट्स पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, फैमिलीज पे ये इफेक्ट्स पड़ रहा है। तो हम उन बातों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा तबका विजय जी कला के क्षेत्र का, या बहुत बड़ा तबका कलाकारों का अभी भी अपने उन मॉरल वेज के साथ, मॉरल ड्यूटीज के साथ, सेंस ऑफ कंटेंट के साथ जो है वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है। मैं रंगमंच की बात करता हूँ, मैं थिएटर से हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मैं फिल्म भी करता हूँ, कमर्शियल, मैं टीवी भी।
देखिए, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से कलाकारों का बहुत बड़ा तबका आज भी सोसाइटी को सर्व करने के लिए, सोसाइटी को मैसेज देने के लिए, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें उजागर करने के लिए, उनका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए लगातार काम कर रहा है। मैं अपनी बात करूँगा। मैं मैंने बालाजी मोशन की फ़िल्म कर ली, मैंने टीवी के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ एज़ एन एक्टर कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जब भी मुझे मौका मिलता है या मुझे बुलाया जाता है, तो मैं नुक्कड़ नाटक करने के लिए निकल पड़ता हूँ। पिछले 15 सालों से टीवी एंड फ़िल्म्स के साथ-साथ राजस्थान के रीजनल सिनेमा में एक्टिव होने के साथ-साथ ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोल्यूशन, एड्स पे पिछले 15 सालों से हम लोग जो है वो नुक्कड़ नाटकों के थ्रू एड्स पे बात करते आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्लस्टर रिसर्च है ये। दुनिया ये मान चुकी है विजय जी, कि आप मान के चलिए कि आप हजारों पोस्टर लगा दीजिए, आप टीवी कैंपेन कर लीजिए, आप दीवारों पे लिखवा लीजिए बड़े-बड़े बजट इश्यू करके, लेकिन जो इफेक्ट लाइव परफॉर्मेंसेस से आता है, परफॉर्मिंग आर्ट का जो इफेक्ट होता है, वो उनसे कई गुना अधिक है। अगर हमें सोसाइटी को कोई मैसेज देना है, हमें हमें किसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में लोगों की जाके बात करनी है, उनसे सॉल्यूशन पे बात करनी है। सो लाइव परफॉर्मेंस आज की तारीख में ही नहीं, बरसों से, सदियों से, जब से कला की उत्पत्ति होनी शुरू हुई है, तब से ये इतनी इफेक्टिव है, आज भी इतनी इफेक्टिव है। और मुझे लगता है कि जब तक हम ये ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तब तक आर्ट यानी कि कला हमेशा से सोसाइटी को सर्व करती आएगी। बहुत एक अच्छा इंट्रोडक्टरी रिमार्क आपने दिया। लो, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट डेफिनेटली है कि कला के प्रति आज भी लोगों की निष्ठा है और काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सोशली मोटिवेटिंग मैसेजेस वाला कंटेंट बनाया है और बना रहे हैं। अ, लेकिन जो एक मेजर तबका है या जहाँ पे प्रॉब्लम है कंटेंट में, तो न्यूट्रली अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट जिससे कि मतलब सोसाइटी में वो एक जागरूकता नहीं आ पा रही है, तो जो जो एक तरीके से मैं उसको ब्रैकेट नहीं करना चाहूँगा, मतलब मैं ये बोलूँगा जो खराब कंटेंट है सो कॉल्ड, आपकी दृष्टि में कहाँ प्रॉब्लम है उस कंटेंट में? क्या बहुत ज़्यादा वॉयलेंस या बहुत ज़्यादा ऑब्सीन कंटेंट एक प्रॉब्लम है जिससे युवाओं के मन पे प्रभाव पड़ता है? क्या उसको मतलब ठीक से वॉच किया जाना चाहिए? ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट से भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल शोज़ भी किए हैं। तो और बिल्कुल। काफ़ी पॉपुलर माइथोलॉजिकल शोज़ आपने किए हैं जिससे और अभी जैसा हम इस दौर में देख रहे हैं कि लोग वापस रामायण की ओर या महाभारत की ओर लॉकडाउन के पीरियड में भी जो लोग लौटे हैं, मतलब एक रुचि तो है। तो प्रॉब्लम आपको कहाँ नज़र आती है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम बहुत सही आपने सटीक, क्योंकि ये जो चर्चा आज आप कर रहे हैं, ये चर्चा सिर्फ़ ये चर्चा इन 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 हाउस भी है, मतलब हम आर्टिस्टों की हमारी जो बिरादरी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसमें भी ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि आजकल इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं कि कॉपीराइट रहा नहीं। इस तरीके का कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुँच रहा है। अब मैं समझ गया कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने सुना होगा इन दिनों पाताल लोक करके एक सीरीज़ जो है, या इससे पहले भी कुछ सीरीज़ेज़ जो वेब पोर्टल पर आई, वो बहुत फ़ेमस हो रही हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 5 साल बाद या 10 साल बाद फिर से अगर पाताल लोक को चलाया जाएगा, तो उसकी व्यूवरशिप उतनी नहीं होगी। उसकी उसकी जो है वो अ, जो लोगों को जो जो डिमांड है उस कंटेंट की, वो उतनी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक और एग्जांपल है कि आज से 15-20 साल पहले माइथोस के हमारी हमारे हमारे जीवन दर्शन के 2 ऐसे स्तंभ बने टेलीविजन इंडस्ट्री में, रामायण और महाभारत, 2 ऐसे एपिक एपिसोड्स बने, ऐसी सीरीज बनी कि 20 साल बाद जब विजय जी उन्हें चलाया गया है, हो सकता है आपको पता हो क्योंकि आप लोग तो ग्लोबली जो है वो देश और दुनिया को वॉच करते हैं, लेकिन इट्स माय ड्यूटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय इंडस्ट्री कि पिछले
2 महीने में इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान इंडियन टेलीविजन की टीआरपी ब्लास्ट हो गई है। मतलब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कंटेंट, रियलिटी शोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इन सबको ब्रेक करके टीवी और रामायण ने जब उन्हें फिर से टेलीकास्ट करना शुरू करना पड़ा लॉकडाउन के दौरान, गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया, टीवी की व्यूवरशिप की टीआरपी ब्लास्ट कर गई। इतने लोगों ने एक साथ बैठ के उस टाइम बैंड में अपने अपने टेलीविजन सेट्स को कभी स्विच ऑन नहीं किया जितना इस दौर में हुआ। कारण क्या? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाताल लोक को 10 साल बाद जब चलाया जाएगा तब उसकी व्यूवरशिप ये नहीं आएगी जितनी रामायण और महाभारत की, जो कि 20 साल पुराने हमारी सीरीज है, उन्हें चलाई गई, उसकी व्यूवरशिप बढ़ गई। उसका रीजन ये है कि वो सीरीजेज या वो कंटेंट हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ था, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, हमारे जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ था। जबकि आज के दौर में जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो सतही है, वो एक टाइम पीरियड के लिए है, वो आज की वस्तु स्थिति में वो अच्छा लग सकता है, लेकिन वो साल भर बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद, क्योंकि उसका हमारे हमारे जीवन से उतना जुड़ाव नहीं है जितना रामायण और महाभारत का हमारे जीवन से जुड़ाव था। यानी कि रामायण और महाभारत बोले तो हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारी मॉरल ड्यूटीज, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस कंटेंट में वो सब कुछ था जो कि आपको आज के कंटेंट में नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि एक छोटे से समय के लिए लेकिन दूसरी तरफ अगर इस पे एक और नजर, इस एक और पहलू पे अगर नजर डाला जाए तो आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके के कंटेंट से मैं तो आपने जो मुझे भेजी थी अखंड ज्योति, जून का जो आपने एडिशन भेजा था मुझे, उसमें भी मैं पढ़ रहा था कि युवाओं के संवेदनशील मार्गदर्शन का जो पूरा एक आर्टिकल उसके अंदर आया है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द पीपल आर इंस्पायरिंग फ्रॉम काइंड ऑफ कंटेंट जो कि दिखाया जा रहा है। मैं इस बात से भी जो है वो नहीं मुकरूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये अब बदस्तूर जारी रहेगा। अच्छा थोड़ा देरी से समझ आता है और बुरा जो है वो खटाक से हमें समझ आ जाता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि टीवी को और फिल्मों को जो है वो उस तरीके का कंटेंट ज्यादा सर्व करने की जरूरत है। भले ही टाइम लगे, भले ही कम लोग इंस्पायर हो उससे, लेकिन फिर भी हम पैरेलल एक बहुत समझदार, एक बुद्धिजीवी, एक सहनशील व्यक्तित्व वाला समाज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगेन जब हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहे हैं, कला की बात कर रहे हैं, तो उसमें टीवी और फिल्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने बड़े रेवोल्यूशन पिछले 50 सालों में जो है वो देश और दुनिया में देखने को मिले हैं, उसमें टीवी और फिल्मों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो मैं इस बात से आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि आज हमारे सामने दो तरह के पैरेलल कंटेंट जो है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग मीडियम के थ्रू परोसे जा रहे हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है, हमारे यूथ पर निर्भर करता है कि वो किसे फॉलो करे। जी जी, बहुत अच्छे से आपने उसे आर्टिकुलेट करके बताया। और शैलन जी, आपने बताया कि जब आप रंग कर्म करते थे या इवन जब आप टेलीविज़न में भी काम करने लगे और फिल्मों में काम करने लगे, तो आप अ, वापस कहीं न कहीं पे सोसाइटी से जुड़ने का प्रयास करते रहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, या तो ऐसा कोई एक इंसिडेंट या इस तरह की कोई मुहिम जो आपने जैसे एड्स के बारे में बताया, तो जैसा आप इनकम टैक्स के बारे में बता रहे थे, तो शॉर्टली आप अगर हमको बता पाएँ कि किस तरह से आप उस मूवमेंट का पार्ट बने और कैसे उसे आपने अवेयरनेस क्रिएट करने की एटलीस्ट एक पहल की, तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्रीफली हमारे श्रोताओं के लिए वो थोड़ा-सा। जी बिल्कुल विजय जी, आपने आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरा एड्स के कैंपेन को लेके बहुत एक मैं कहूँगा कि उस कैंपेन के बाद मेरा खुद का ज़िंदगी जो है वो थोड़ा-सा बदल गया। मेरे सोचने समझने की शक्ति, मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा सीरियस लेना जो है वो शुरू किया। मुझे याद है आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ा केयर इंडिया का कैंपेन चला था, जिसमें एड्स पे जागरूकता लाने के लिए या एड्स पेशेंट्स को ढूंढने के लिए या एड्स पेशेंट जहाँ पे हैं उन तक मेडिसिन और पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कैंपेन चला था।
केयर इंडिया ने करोड़ों रुपए लगा दिए प्रमोशन पे, पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे, टीवी एड्स पे, मैगजीन्स में, सब जगह। आइडली जब उन्हें लगा कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, व्हाई वी पीपल आर नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ रेस्पॉन्स जो हमने सोचा था, जो हम जब पीपीटी बनाते हैं बैठ के और जब बंद कमरों में, और उस समय हम जब एक विजुअलाइज, एक इमेजिन करते हैं कि इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, क्यों नहीं आया। देन सडनली पता नहीं, मैं साधुवाद दूंगा उसे जिन्होंने वहां दिल्ली में बैठकर उन्हें सजेस्ट किया होगा केयर इंडिया के ऑफिस में, कि व्हाई वी शुडंट स्टार्ट विद द परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमें कला को भी इसमें काम में लेना चाहिए। अब जब कला, तो इतनी सारी कलाएं हमारे सामने हैं, तो उसमें से भी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को काम में लेते हैं, हम वोकल को भी काम में ले लेंगे, हम कंटेंट राइटिंग को काम में ले लेंगे, लेकिन हम लाइव परफॉर्मेंस को काम में लेकर देखते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर के रंगकर की जितनी भी टोलियां हैं, सब जगह उन्होंने बातचीत की। राजस्थान में भी गवर्नमेंट के थ्रू मेरे पास फोन आया कि शायद, क्योंकि हम उस जमाने में बहुत एक्टिव हुआ करते थे नुक्कड़ नाटकों को लेके ना, ये सब, तो हमारे पास भी फोन आया, स्क्रिप्ट आई, हमने उसे रीराइट किया, उसको हमारे हिसाब से, चूंकि नुक्कड़ नाटक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन फॉर्म है। नुक्कड़ जहाँ खेला जा रहा है, जिस जगह पर खेला जा रहा है, वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज, वहाँ के लोकल नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ के तौर तरीकों को हम उस नाटक में डाल के और फिर परफॉर्म करते हैं और लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं। सो हमने हमारे हिसाब से, राजस्थान के हिसाब से रीराइट किया, उसमें कुछ कथाएं, दोहे, सोठे जो राजस्थान के हैं, धुजे धरा अरे धुजे है अंबर धोरारी, इस स्टाइल में हमने उसे बनाया। और मुझे याद है तकरीबन हमने 1300 से ज्यादा शोज किए राजस्थान में, एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए। और 6 महीने बाद हमें एक एप्रिसिएशन लेटर मिलता है, जिसके साथ 7-8 पन्नों की एक रिपोर्ट होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमने पिछले 1.5 साल में जितने तरीके अपनाए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के, वो इतने कारगर या इफेक्टिव साबित नहीं हुए जितने हम पिछले 6 महीने में पहुंच चुके हैं। लोग निकल के आ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, या जहां उन्हें पता है कि इस जगह इस तरीके का पीड़ित कोई पेशेंट कोई है, उनके बारे में बता रहे हैं। हमें वो वेलनेस सेंटर बनाने के लिए लोगों ने जगह देनी शुरू होगी है। क्रेडिट गोज टू दैट लाइव परफॉर्मेंस, वो नुक्कड़ नाटक जो 15 मिनट का उस चौराहे पर, उस गली में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एरिया हो, हाईवे हो, जहां इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, वहां जब हमने जाके खेला, और उस नाटक को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि हमें हमें प्यार करना है, हमें हमें जो है वो ये बताना है कि छूने से नहीं फैलता, छूने से सिर्फ प्यार बढ़ता है। और जब उस नुक्कड़ नाटक के अंदर एक एड्स का पेशेंट होता था और एक सामान्य व्यक्ति होता था, वो दोनों जब मिलते थे, आपस में बातें करते थे, एक दूसरे को छूते थे, तो और वहां जब चौराहे पे खड़े हुए 200 लोग देखते थे, तो उसमें से 2 लोग भी अगर उस बात को समझ के वहां से निकलें, और जिंदगी में 10 साल 5 साल बाद अगर किसी पेशेंट, एड्स वाले पेशेंट से वो मिले, तो वो उस तरीके से पेश नहीं आए, क्योंकि उसके जहन में वो नुक्कड़ नाटक घुस गया था जिसमें हमने एक्ट करके बताया था। तो वो रिपोर्ट ने हमें इतना मॉरल सपोर्ट किया टू बीइंग एन एक्टर, और मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स की लाइफ वहां से बदली, कि चाहे, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक इतना टीवी एंड फिल्म करने के बाद भी, मैं आज भी जब गवर्नमेंट से मुझे फोन आता है कि चंद्र जी इस तरह की दिक्कत है और हमें ये नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करवाने, सो मैं हमेशा तैयार होता हूँ, सारा काम छोड़ के आ जाता हूँ, अपनी टीम को इकट्ठा करता हूँ, हम सोसाइटी को सर्व करने के लिए नुक्कड़ करते हैं। दूसरा इंसिडेंट मेरी लाइफ का, इनकम टैक्स। राजस्थान में बहुत ऐसा ऐसा दिक्कत वाला हो रहा था कि इनकम टैक्स पेज को रेस्पेक्ट करने के लिए, या इनकम टैक्स पेज को डिपार्टमेंट के साथ एक रिलेशन बनाने के लिए हजारों प्रयास कर लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन हमेशा से एक दूरी जो है वो सोसाइटी की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बनी रही। हमने एक ऐसा नुक्कड़ नाटक डिजाइन किया जिसमें जो टैक्स पेयर है उसको कितना रेस्पेक्ट करता है डिपार्टमेंट, या उस टैक्स पेयर के उस टैक्स देने से उसका वो टैक्स नेशन को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, नेशन के डेवलपमेंट में या देश को आगे बढ़ाने में। वो कंटेंट हमने उसमें डिजाइन करके नुक्कड़ नाटक किए। अराउंड हमने उसके 40-50 जो है वो शोज किए राजस्थान में, जगहों जगहों पर। और एक अगेन हमें फिर एक अप्रिसिएशन मिला टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपके इस नुक्कड़ नाटक से, इस कंटेंट से एक डिस्टेंस जो है डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में, जो टैक्स पेयर को एक डर लगता था कि मैं चुपके से ऑनलाइन भर देता हूँ, मुझे डिपार्टमेंट का रुख ही नहीं करना, मुझे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से मिलना ही नहीं, उस डिस्टेंस में कमी आई।
सो ये दो बड़े एग्जाम्पल मेरी लाइफ के रहे विजय जी। प्रत्यक्ष उदाहरण है या एक लाइव एग्जांपल है कि कैसे दो बड़े सोसाइटल इश्यूज जो हैं, एड्स जो एक बहुत बड़ी बीमारी है और इनकम टैक्स, दोनों में कैसे कला के माध्यम से कहीं ना कहीं पे हम एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए। और तो बहुत ही अच्छा लगा शैलेंद्र जी ये लाइव एग्जांपल सुन के। अब मैं नहीं, थोड़ा उसका सा उसका रीजन भी जी है विजय जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी जी जी, नहीं नहीं जी, आप कंटिन्यू करें। जी। उसका रीजन भी है, देखिए, जब हम अगर हम दीवारों पे लिखवा देते हैं, हम पोस्टर छपवा देते हैं, उसके अंदर ना जिंदगी नजर नहीं आती लोगों को। हो सकता है कि सिग्नल पे आदमी 30 सेकंड्स के लिए रुकता है, वो उस कंटेंट को पूरा पढ़ ही नहीं पाता है और आगे निकल जाता है। लेकिन जब हम लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू, हम चाहे नुक्कड़ नाटक करके, हम नाटक करके, हम गा कर, हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर, हम वीडियो एल्बम्स बनाकर जब लोगों से बात करते हैं, तो हम उनमें जो करेक्टर लेते हैं वो सोसाइटी से ही उठाते हैं हम लोग। तो हर आदमी उस चौराहे पे 15 20 25 30 लोग जो खड़े हैं, वो जो उस नुक्कड़ नाटक को देख रहे होते हैं, तो वो उन एक्टर्स के अंदर, उन करेक्टर्स के अंदर अपने आप को झांकते हैं। तो जहन में ज्यादा बैठ जाता है लोगों के वो जो बात हम वहां पर कहना चाहते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ लाइव परफॉर्मेंसेज और आर्ट, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे आपका वोकल हो, सिंगिंग हो, या इंस्ट्रूमेंट हो, आपका थिएटर हो, रंगमंच हो। और इसके अंदर जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विजय जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, लोक कलाओं ने। हिंदुस्तान की हर स्टेट की जो फोक आर्ट है, जो नेटिव आर्ट है, वहां की लोक कलाओं ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज भी हम मॉडर्न आर्ट को या कंटेम्प्रेरी आर्ट को इतना काम में नहीं लेते जब हमें सोसाइटी को सर्व करना होता है, जितना हम आज भी अपनी लोक कलाओं को काम में लेते हैं। राजस्थान की बात करूं तो हम हमारे यहाँ का ख्याल जो शैली है उसे काम में लेते हैं लोगों तक बहुत पहुंचाने के लिए। आप गुजरात में जाएंगे तो गरबा काम में लिया जाता है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो नौटंकी काम में लिया जाता है। क्योंकि जब हम उस जगह की जो लैंग्वेज है, उस जगह का जो नेटिव कल्चर है, या उसका जो म्यूजिक है, या उसकी जो वोकैबुलरी है, वो जब हम काम में लेते हैं तो हम लोगों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं विजय जी। जी जी, बहुत वैलिड पॉइंट है कि जिस जगह पे आपको परफॉर्म करना है, अगर वहीं के डायलेक्ट में या वहीं के हाव बिल्कुल। भाव हम अडॉप्ट करके अगर परफॉर्म करें तो उसका इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है। तो शैलिन जी, इसी क्रम में अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि जो आपके कह लीजिए कि जो आपके स्ट्रगलिंग डेज थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे और आपने जब बिल्कुल। काम करना शुरू किया, तो क्या आपके जीवन में अध्यात्म का, या क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है और यही हमारे कल्चर की जो है एक तरीके से खूबसूरती है कि हमें श्रद्धा और विश्वास करना सिखाया जाता है। तो आपके इस पीरियड में भी अध्यात्म का कुछ रोल रहा, या क्या आप किन चीज़ों का आपने संबल लिया इस दौरान? देखिए, मेरा विजय जी, जब मैं पीछे जाता हूं तो मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहा इस मामले में, क्योंकि मेरे पिताजी रंगमंच से थे। सो मुझे याद है कि मैं 5वीं जब था, बाहर अकेले जा सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं। तो मैं अपने पिताजी के साथ, वो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाते थे, और हमारे शहर जोधपुर में टाउन हॉल जो होता है, जहाँ पे रंगमंच होता था, थिएटर का बड़ा सेंटर है वो, वहां लेके जाते थे। मैं कुर्सी पे बैठ जाता था, उन्हें रिहर्सल करते हुए देखता था। रिहर्सल से पहले जब एक्टर अपनी वॉइस की एक्सरसाइजेस वगैरह जो करता है, वो सब देखता था। धीरे धीरे मुझे याद है कि मैंने अपना 9 या 10 साल की उम्र में मेरा पहला प्ले जो है वो मैंने किया था, और उसके बाद तकरीबन 15 सालों तक निरंतर रूप से मैं साहित्य और नाटकों से जुड़ा रहा, चाहे वो मॉडर्न इंडियन ड्रामा हो, हमारा राजस्थान फोक थिएटर हो, इनसे मैं जुड़ा रहा। तो जब आप साहित्य से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप अध्यात्म से जुड़ ही जाते हैं। क्योंकि किताब का जब पन्ना खुलता है, या तो वो संस्कृत के किसी श्लोक से शुरू हो रहा है, या किसी राजस्थानी की किताब है तो दोहे से शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ाव आपका हो ही जाता है। और मैं फॉर्चुनेट अपने आप को इसलिए भी मानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पूजा पाठ और अध्यात्म का जो है वो शुरू से बोलबाला रहा मेरे परिवार में। मेरे नाना जी बड़े उपासक रहे बालाजी के।
सो उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहा, सारे बच्चों को बचपन से ही। वो हमें पिक्चर दिखाने के लिए भी लेके जाते थे और पैरेलल हमें मंदिर भी लेके जाते थे। शिवरात्रि पे पूरी रात मंदिरों में बिठा के रखते थे। तो परिवार का प्रभाव मुझ पे बहुत पड़ा, लेकिन मैं कहीं न कहीं क्रेडिट दूँगा अपने रंगमंच के सफ़र को, शुरुआत को और साहित्य के सफ़र को। बहुत छोटी उम्र में मैंने मोहन राकेश को पढ़ लिया, बहुत छोटी उम्र में मैंने मैंने हरिशंकर परसाई को पढ़ लिया, शेक्सपियर को पढ़ लिया। तो कहीं न कहीं उन किताबों के साथ-साथ आध्यात्म का लिटरेचर भी जो है वो बुक शेल्फ्स में आता रहा, घरों में आता रहा। सो मैं बहुत क्लोज़ रहा अध्यात्म के। और आज भी मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ एक्टर बनाने के लिए या बच्चों को जब हम तैयार करते हैं, हमारा एक थिएटर इन एजुकेशन करके आपने सुना होगा, एक विंग काम करता है। हर शहर में जहाँ-जहाँ रंगकर्मी, रंगमंच करने वाले हैं, वो कोशिश करते हैं कि जब भी वक़्त मिलता है, तो वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें रंगमंच से लोगों को जोड़ना होता है। पहले हम रंगमंच में लोगों को जोड़ते थे, पिछले कुछ सालों से एक नया दौर चल पड़ा है कि रंगमंच में हमें बच्चों को जोड़ना है। थिएटर इन एजुकेशन करके एक पूरा विंग एस्टेब्लिश हुआ है। पूरी दुनिया में चूँकि परफॉर्मिंग आर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग माना गया है, तो क्यों ना उस परफॉर्मिंग आर्ट या उस लिटरेचर या उस अध्यात्म की शुरुआत जो है बच्चे के बचपन से हो जाए। आप साहित्य से अगर आपका जुड़ाव है, आपका लिटरेचर से अगर आपका जुड़ाव है, तो डेफ़िनेटली आपको बड़े-बड़े लेक्चर जो है उस बच्चे को अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को लेकर या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर या उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ पैदा करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं रहती। उसके इनर वो लिटरेचर या वो अध्यात्म काम करना शुरू कर देता है उसके दिमाग में। वो ज़ेब्रा लाइन पे रुकना शुरू कर देगा, वो रेड लाइट पे रुकना शुरू कर देगा। वो अपने सामने किसी बुज़ुर्ग को देखकर उसकी हेल्प करना शुरू कर देगा। वो कहीं भी थूकना बंद कर देगा। वो अगर स्टेशन की खिड़की पे है तो तमीज़ से बात करेगा, अगर उसे टिकट लेना है। वो बैंक में किसी लाइन पे लगा है तो वो तमीज़ से बात करेगा। तो वो जो तहज़ीब है, क्यों ना उम्र के एक पड़ाव के बाद शुरू की जाए, इससे अच्छा है कि उस बच्चे से ही शुरू कर दी जाए। तो मैं जब बच्चा था तो मेरे अंदर वहीं से घुसना शुरू कर दिया। वो चाहे पिताजी के माध्यम से रहा हो, पारिवारिक माहौल की वजह से रहा हो, या मेरे रंगमंच की वजह से रहा हो। तो आध्यात्म का एक बहुत बड़ा जुड़ाव। और अ वैसे मैं बहुत प्रत्यक्ष रूप से गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन श्रद्धेय पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य जी के बारे में बहुत पहले मैंने उनके बारे में पढ़ा भी था, उनके बारे में सुना भी था। और किसी ज़माने में मुझे याद है कि जब मैं राजस्थान जोधपुर में ज़्यादा रहा करता था, तो अखंड ज्योति हमारे चाचा जी के यहाँ आती थी, तो मैं वो भी पढ़ता था। सो मेरा जुड़ाव अध्यात्म से रहा है। और मैं मानता हूँ कि अ, एक बहुत साफ-सुथरी, एक स्वस्थ ज़िंदगी के लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी जड़ें हैं। जी, जी, जी। जैसे बातचीत के दौरान जब आपसे बात मैं कर रहा था इस संदर्भ में, तब आपने बताया कि गायत्री मंत्र का भी एक बहुत अहम हिस्सा रहा है और आप आज भी वो आपके जीवन का अंग है। तो उस विषय पे थोड़ा-सा अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? आप आप विश्वास नहीं करेंगे विजय जी, मतलब मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज आप सब लोगों के साथ हूँ। अ, ये मेरा ये मेरा एक एक इसे आप चमत्कार कहें या इसे आप मेरे नाना जी जो बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे राजस्थान के, साथ ही साथ वो बहुत स्पिरिचुअल भी थे, अध्यात्म भी थे, पूजा-पाठ और उनका पूरा वो रूटीन था। उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद जो है वो सन्यास ले लिया, सन्यास आश्रम ले लिया। फिर मुझे ये याद नहीं कि कब उन्होंने हम बच्चों को गायत्री मंत्र दिया होगा, या हो सकता है कि जिस उम्र में जनेऊ धारण की हमने, शायद उस समय हमें वो गायत्री मंत्र दिया होगा। लेकिन आज 38 साल के बाद भी अभी भी मुझे याद है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ज़िंदगी दुविधा में फँस गई है, लॉकडाउन होने वाला है, राजस्थान पहुँचना है, फ्लाइट्स की टिकट नहीं है, अजीब-सी दुविधा है। बारिश बहुत तेज़ हो गई है और रेनकोट नहीं है, अजीब-सी दुविधा हो गई है। लेट हो गए हैं, लोकल छूट गई है, सेट पे पहुँचना है, शूटिंग चालू होने वाली है, गाड़ी खराब हो गई है, शूटिंग पे पहुँचना है। छोटी से लगा के बड़ी से बड़ी दुविधा जब भी ज़िंदगी में मेरे सामने आती है, मेरे इनर में गायत्री मंत्र का जाप अपने आप शुरू हो जाता है।
मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके परिवार के साथ हूँ, आज दिया के साथ हूँ, आप लोगों के साथ। मेरे इनर में गायत्री मंत्र का जाप अपने आप शुरू हो जाता है। आज भी हर रात, चाहे मैं 1:30 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, जैसे ही आंख बंद होगी, क्योंकि आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती है, आपके दिमाग में हजारों सवाल, वो होना, अब ये करना है, कल उससे मिलना है, ये उसे सेंड करना है, ये वीडियो बनाना है, फिर वहां मीटिंग करनी है, वो जो शुरू होता है उसके साथ साथ मेरे इनर में गायत्री मंत्र चलता रहता है। और मैंने हमेशा अपने आप को उस जप के बाद, उस जाप के बाद एक अजीब तरह की का रिलैक्सेशन, एक रिलीफ मैंने पाया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मशीन बन जाए जो कि उस रिलीफ को या उस रिलैक्सेशन को नाप सके, तो मैं अपना वो जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। बट श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी, आचार्य जी, और आप सब लोग जो कि इस मुहिम को चला रहे हैं, या इस हमारे मूल मंत्र को, हमारी सभ्यता और संस्कृति के इस मूल मंत्र को जो अखंड ज्योति जला रहे हैं, आप सब लोगों को साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। और अगले सेगमेंट में हम लोग चलते हैं। हमने डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे हम उससे निपट सकते हैं। तो एक काफ़ी ऑडियंस के भी प्रश्न आ रहे हैं, और प्रश्न मूलतः यही आ रहा है अ, कि हम बच्चों को छोटी उम्र से, जैसे आपने अभी बताया, कि छोटे बच्चों को बिल्कुल। कला के प्रति हम कैसे उनको प्रोत्साहित करें, और कैसे, मतलब बच्चे और युवा जिनका रामायण या महाभारत के अभी सीरीज रन होने के बावजूद भी बच्चों को, या वो युवा जो 18 से 20 साल के हैं, उनको इससे किस जी हाँ। तरीके से जोड़ा जाए, क्या ऐसे प्रयास हमें करने पड़ेंगे जिससे ये जो जनरेशन है, और क्योंकि जनरेशन गैप्स आजकल बहुत कम हो गए हैं, तो ये जो जनरेशन है, इसको कैसे हम इस ओर आकर्षित करें, या कैसे इसको हम लेकर के आगे बढ़ें। बहुत सही कह रहे हैं विजय जी। देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि कुछ सालों पहले की बात नहीं करें, हम आज की बात करें, आज बच्चे एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेरेंट्स ज्यादा बच्चों से उन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं भी मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं, मेरा जब तक मानना है, ताकि, चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हम जॉइंट फैमिलीज में है नहीं, वो जो बहुत ज्यादा घंटों बच्चों के साथ बिताने वाली वो जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, कि हम ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब्स में है, तो स्कूल के बाद किसी न किसी तरह की एक्टिविटी में भेज दिया। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि एक्चुअली मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है किसमें। वो गाना चाहता है, वो बजाना चाहता है, वो स्केटिंग करना चाहता है, वो स्विमिंग करना चाहता है, वो एक्टर बनना चाहता है, वो गिटार बजाना चाहता है। आज पूरे हिंदुस्तान में, मुझे हिंदुस्तान में क्यों ये दिक्कत नजर आती है कि हम लोग दोहरी जिंदगी क्यों जीते हैं, क्योंकि हम बजाना तो गिटार चाहते हैं, लेकिन हम किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं। हम बनना तो एक्टर चाहते हैं, लेकिन हम कहीं जॉब कर रहे हैं। तो वो दोनों ही जगह अपना जो है वो 100% वो आदमी नहीं दे पाता है। तो जो लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों में कैसे शुरू करें, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया गया है, या जिस तरीके से मैं अपने बेटे के साथ ट्रीट करता हूँ, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि आप चुपचाप से उसे ऑब्जर्व करते रहिए कि आखिर उसका इंटरेस्ट किसमें है। उसका कार्टून देखने में इंटरेस्ट है या कार्टून बनाने में इंटरेस्ट है, ये हमें जस्टिफाई करना होगा। हम ऊपरी सतह पर देख लेते हैं, हमें ये लगता है कि इसको तो सिर्फ कार्टून देखने में इंटरेस्ट है, जबकि हम उसके तह तक नहीं जाते। उस बच्चे का कार्टून देखने में इंटरेस्ट है, उसके थोड़ी देर बाद वो वैसा कार्टून बनाता है जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, कर देते हैं। तो अगर उसका कार्टून बनाने में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये फाइन आर्ट्स के लिए ही मेरा बच्चा जाएगा। उसे वहीं से जो है वो हमें उसके इंटरेस्ट को पकड़ना है कि आखिर वो कर क्या रहा है। और उसके लिए है, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि हम ऑब्जर्व करें। आपको सीरियसली अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना ही होगा कि आखिर उनका इंटरेस्ट किस में नजर आ रहा है। उसके बाद, और और फिर जहां उसी को तक ही रही, आगे, मतलब आपकी बात को ही आगे लेते हुए, कि उनके इंटरेस्ट को हम एक तो पकड़ें कि भाई क्या उनका इंटरेस्ट है, और ये जो हमारी टीचिंग्स हैं, चाहे वो रामायण की हो या महाभारत की हो, तो इनको
उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उस फॉर्म में उनको हम परोसे एक तरह से, मतलब मैं बिल्कुल, ठीक समझ देखिए पा मैं रहा हूँ ये कह जी? रहा हूँ विजय जी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आगे जाके एक्टर ही बनाना है, बच्चे को पेंटर बनाना है, बच्चे को मार्शल आर्ट का चैंपियन बनाना है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा लेकिन समझदार डॉक्टर बनेगा अगर उसने अपनी ज़िंदगी या आने वाली ज़िंदगी अपनी डॉक्टर के साथ-साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो उससे अगर जुड़ा हुआ है तो एक डॉक्टर होगा वो बहुत समझदार डॉक्टर होगा, वो अपने पेशेंट से बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेगा, बहुत इत्मीनान और एहतराम से बात करेगा वो अपने पेशेंट से, वो अपने पेशेंट्स का दर्द समझेगा अगर वो बहुत समझदार डॉक्टर होगा और उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी एक कोने में किसी तरह का आर्ट उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो बहुत अच्छा गिटार बजाने वाला डॉक्टर हो, चाहे वो बहुत अच्छी पेंटिंग करने वाला डॉक्टर हो, चाहे वो बहुत अच्छा पोइट्री लिखने वाला डॉक्टर हो, चाहे वो बहुत अच्छा गाने वाला डॉक्टर हो। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने और मैं तो हो सकता है कि कुदरत ने जो है वो हम लोगों को फिर से जो है वो हमारी परीक्षा लेने के लिए या हमें एग्जामिन करने के लिए कोरोना जैसा जो है ये पूरा एपिडेमिक ये जो पेंडेमिक जो हमारे सामने आया है या ये जो लॉकडाउन पूरा हुआ है, बहुत सारी बड़ी ऐसी पर्सनालिटीज निकल के सामने आई है जो कि अपने काम के साथ साथ सोसाइटी को सर्व कर रही है, लोगों तक खाना पहुंचा रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कभी आप उनसे पर्सनली मिलिएगा, कहीं ना कहीं उस आदमी के किसी कोने में एक एक आर्ट तो उसके साथ पैरेलल रन कर ही रहा होगा उसकी जिंदगी में, साहित्य 100% जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए हम लोग रंगकर्मी बतौर हम लोग जोर देते हैं कि बच्चों से जब छोटे बच्चे होते हैं वहीं से उनमें परफॉर्मिंग आर्ट्स की और रंगमंच की जो शिक्षा है उन्हें देनी बहुत जरूरी शुरू कर देनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि साहित्य हमेशा से आपको जो है वो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ाता है, आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है, क्या सही है क्या गलत है उसको समझने में आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद शैलेंद्र विजय जी। जी। जी, और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि गायत्री परिवार और दिया बच्चों के लिए ही खासकर से बाल संस्कार शालाएँ चलाते हैं। इनफॉर्मली जो स्कूल के बाद संडे को या तो यहाँ पे उनको क्या किया जाता है कि प्रेरणास्पद कहानियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, योग है, कला है, इन सब के माध्यम से 1 डेढ़ घंटे तक बच्चों को एंगेज किया जाता है कि जिससे भी पता चले कि किस तरीके से उनके इंटरेस्ट्स हैं और कैसे हमारे देश की या जो प्रेरणास्पद व्यक्तित्व रहे हैं, जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे रहा है हिस्ट्री में भी और अभी प्रेज़ेंट टाइम्स में भी, उनके बारे में उनको कहानियाँ बताई जाती हैं कि एक कच्ची उम्र से ही उनके दिमाग में इम्प्रेशंस पड़ें और जिससे कि वो और आगे के लिए बेहतर तैयार हो पाएँ या उनके अंदर एक इस तरह की फीलिंग्स इनकलकेट हों। तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों के लिए भी इस तरह का की वर्कशॉप्स चलाते हैं। तो भविष्य में निश्चित ही हम आपको अप्रोच करेंगे कि बाल संस्कार शालाओं में कभी आप आके कुछ थोड़ा बहुत हमारा मार्गदर्शन कर दें, जिससे कि हम इन बच्चों को एक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न कुछ पॉइंटर्स दे पाएँ। बिल्कुल विजय जी, सुन के बहुत बढ़िया लगा और ये बहुत ज़रूरी भी है, कम से कम हम अगर हम इंडियन ह्यूमन सोसाइटीज़ की अगर हम हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखें तो कहा जिस तरीके से माना जा रहा है आने वाले कुछ विगत वर्षों में जो है वो हिंदुस्तान का 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन होगा। सो इस समय हम सब लोगों की या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने यूथ होगा, यंग पॉपुलेशन होगी, तो उस पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग बुद्धिजीवी वर्ग का होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, देश हित में सोचने वाला, बात करने वाला, नेशन के डेवलपमेंट में सर्व करने वाला होना चाहिए वो यूथ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से बच्चों में और हमारे युवाओं में जो है वो कला और संस्कृति उन्हें जोड़ें और या गाजे बजाए जिस तरीके से हम उनकी ज़िंदगी में आर्ट एंड कल्चर के थ्रू जो है वो इन्वॉल्व हो सके, तो वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे युवाओं के लिए देश के। जी। तो प्रश्नोत्तरी के ही क्रम में एक प्रश्न एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि जी, बिल्कुल। ये किसी को कैसे पता चले कि उसे या उस व्यक्ति को थिएटर में जाना चाहिए।
मतलब क्या इसके कुछ टूल हैं जो एक अर्ली एज में आपको पता चल जाते हैं, चाहे वो स्कूल में आप ओरेटरी आपकी अच्छी हो, या क्या मतलब आप क्या देखते हैं कि क्या यार्डस्टिक है जिससे किसी को पता चले कि उसे कला के क्षेत्र में जाना चाहिए? ये मेरा एक प्रश्न हुआ कि भई ये कैसे किसी इंडिविजुअल को पता चले कि मुझे यही करना है? दूसरा ये है कि क्या मतलब क्यों पेरेंट्स, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें इंटरेस्ट पकड़ना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्यों रिलक्टेंट है जब वो ये सुनते हैं कि उनका जो बच्चा है, वो आर्ट को या कला को अपनी आजीविका बनाना चाहता है। तो ये 2 प्रश्न मेरे हैं शैलेन जी, कि कैसे पता चले कि मैं वेदर आई एम कट आउट फॉर थिएटर या थिएटर के लिए मैं बना हूँ या बनी हूँ? और दूसरा क्यों पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं? देखिए, मैं चूंकि इंडस्ट्री से हूँ, आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा। मैं आपको एक एक फिल्म का उदाहरण दूंगा। हाल ही के दिनों में हमारी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई जिसने पेरेंट्स के सोचने का नजरिया बदल दिया। वो फिल्म थी थ्री इडियट्स, जिसमें अ, एक बच्चा जो है वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। वो अपने पिता से कहता है कि मैं भले ही कम कमाऊंगा, लेकिन खुश रहूंगा मैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपके सवाल से थोड़ा सा पहले से शुरू करता हूँ। जब हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था, आपने कहा था कि आर्ट एंड कल्चर, चाहे वो विजुअल मीडियम हो, टीवी हो, फिल्म हो, किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी को। आप सोचिए कि हॉल में या अपने टीवी में या अपने मोबाइल पे जब इस डायलॉग को सुना गया, इस डायलॉग को देखा गया, आप आप अंदाजा लगाइए कि कितने कितने हजारों लोगों की मानसिकता थोड़ी देर के लिए बदली। कितने हजारों लोगों ने उस पे गहन चिंतन करके अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किया कि वो लाइन कह तो सही रही थी, जो अपने आप को उसे रिलेट कर रहे थे, या जिनकी जिनकी रियल लाइफ परिस्थितियां बिल्कुल उस फिल्म के उस दृश्य जैसी थी, उस सीन जैसी थी। और कितने लोगों ने उस पे अमल करना शुरू कर दिया कि अगर मेरा बेटा अ, एक आर्टिस्ट बन के अपनी आजीविका चलाना चाहता है, सो वो भले ही कम कमाएगा लेकिन खुश रहेगा। तो दैट इज द पावर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, आइदर फिल्म्स और टीवी और थिएटर और रेडियो, एनीवन। ये तो ताकत है परफॉर्मिंग आर्ट की, जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे थे। एक रेवोल्यूशन ये रहा। मुझे मुझे याद है, मैं मुझे एक स्कूल, कुछ सालों पहले मुझे एक स्कूल ने बुलाया था। उनका एनुअल शो डिजाइन करना था। उसके लिए चूंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, लाइट एंड साउंड में भी, तो मुझे उस शो डिजाइन करने के लिए बुलाया था। उस स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि शैलेंद्र जी, अगर हमारी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी डायरेक्टर ने आपको नहीं बुलाया होता तो मैं आपको स्कूल में नहीं आने देता, क्योंकि मैं टीवी एंड फिल्मों वालों को अपने स्कूल में अलाउ नहीं करता। तब मैंने उनसे कहा था कि आपको शायद ये पता नहीं कि टीवी और फिल्मों ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो सोसाइटी को दिया है, कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट और इफेक्ट्स जो है वो उनके उस विजुअल मीडियम के थ्रू आए हैं। सो आपका पहला सवाल, अब मैं उस सवाल का जवाब दूं कि आपने कहा कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे बच्चे को परफॉर्मिंग आर्ट में जो है वो इन्वॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका बच्चा, आपके बच्चे में पेशेंस है कि नहीं है, वो सुनता है कि नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि वो कुछ पढ़ता है तो कितनी देर पढ़ रहा है। किसी भी तरह का कंटेंट हो, किसी भी तरह का लिटरेचर हो, चाहे उसके हाथ में कोई मैगजीन है, चाहे उसके हाथ में किताब है, स्कूल की बुक है, या उसके हाथ में न्यूज़पेपर है, या उसके हाथ में न्यूज़पेपर में से निकला हुआ कोई लीफलेट है, उसके हाथ में क्या है, वो किसी भी कंटेंट को कितनी देर तक पढ़ रहा है। ये एक तरह की एक्सरसाइज है विजय, जो कि हमें हमारी जब रंगकर्मियों की जब स्कूलिंग होती है या जब हमारी शुरुआत होती है तो हमें सिखाया जाता है। सो मैं ये चूंकि आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने पूछा है, तो आप अपने बच्चों को वॉच कीजिएगा कि वो कितनी देर पेशेंस से एक चीज को देख रहा है या कितनी देर पेशेंस से किसी कंटेंट को पढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी भी कंटेंट को बहुत गौर से पढ़ रहा है, उसने पूरा वक्त दिया है उस कंटेंट को पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे में कंटेंट को लेकर जिज्ञासा है। अब आगे जाकर वो कंटेंट जो है वो म्यूजिक का हो सकता है, गिटार की कॉर्ड्स पढ़ने का हो सकता है। आगे जाके वो कंटेंट जो है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स क्या कह रही है उसको पढ़ने का हो सकता है। ही कैन बी अ स्पीकर, और ही कैन बी और शी कैन बी अ गिटारिस्ट।
तो ये एक बहुत रूटीन एक्सरसाइज है विजय जी, जो कि हमें सिखाई जाती है और हम वर्कशॉप में भी देखते हैं। जब काउंसलिंग होती है, जब बच्चे वर्कशॉप में आते हैं, तो हम पहला एक दिन का उनके साथ एक सेशन रखते हैं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जिसमें उन्हें पढ़ना भी होता है, खेलना भी होता है, बोलना भी होता है। वहीं से हम फिल्टर करके फिर फाइनली बच्चों को वर्कशॉप के लिए सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से बच्चों में किसी भी तरह की परफॉर्मिंग आर्ट को ज्वाइन करना या उसका इंटरेस्ट है। तो आप जितने पेरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये बहुत जहनी तौर पर बच्चों को ऑब्जर्व कीजिएगा। ये दो तरीके हैं। उसके बाद वो किस तरह का कंटेंट पढ़ रहा है, उस तरीके का सेगमेंट उसकी जिंदगी में जो है वो आने वाले टाइम में एप्लीकेबल होगा। विजय जी। जी जी, एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि बच्चों के इंटरेस्ट बार बार बदलते रहते हैं, तो कैसे पता किया जाए। तो मेरा टेक इस पे है, आई मीन सब्जेक्ट टू आप इस आपका क्या इस पे मत है कि अगर किसी चीज को कोई बच्चा, जैसे सचिन तेंदुलकर को 5 से 6 साल की उम्र में वो गोल दिख गया था कि मुझे यही करना है, और 16 साल की एज में ही वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया। तो या तो इस तरह की डेडिकेशन हो कि भाई आपको इतनी क्लैरिटी बिल्कुल। हो, और जहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं हो, जहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट हैं वो बदलते रहते हैं, कभी आपका म्यूजिक गिटार बजाने में इंटरेस्ट हुआ, कभी किसी चीज में इंटरेस्ट हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या ये बच्चे पर ही निर्भर करता है कि वो क्या अल्टीमेटली करना चाहता है, या पेरेंट्स इंटरवीन करें या उसके सहायक बने, इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे मैं थोड़ा सा पता, मुझे नहीं पता आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होते। ये काफी बार हमारी डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है, वो बहुत बहुत हद तक मामलों में। वैसे तो कहा जाता है कि वी आर ओनली द रेस्पॉन्सिबल टू मेक आवर ओन डेस्टिनी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा मैं चूंकि अगेन ऐसे परिवार से आता हूँ कि मैं थोड़ा सा अध्यात्म और उन सब चीजों को थोड़ा ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो विजय जी, मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमारी डेस्टिनी, मतलब ह- लिखा क्या है हमारे हमारे जीवन में, जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमारे क्रियाकलापों से हम। ये आप सभी से निवेदन है, आप हमारे साथ बने रहें। बस अंतिम फेज में ये बातचीत का हिस्सा पहुंच ही गया है, और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वेबसाइट है mumbai.awgp.org, उस पे जाके आप ज्ञान सभा, ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे आप सब्सक्राइब करें, और आती जिससे कि आपको आने वाले इस तरह के वेबिनार्स जो वीकली बेसिस पे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ, तो आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उनका हिस्सा बन सकें। और ये प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, लोग इस पे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हैं। और एक कार्यक्रम के आप अपना जो फीडबैक है वो अवश्य दें हमें, और मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए बस बने रहें, जिससे कि शैलेंद्र जी के साथ हमारी जो बातचीत है वो पूरी हो जाए। और किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से उनके साथ कनेक्शन टूट गया है कि किस तरीके से थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल देके कि जिसमें वो बोलता है बच्चा कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करने का शौक है, और अल्टीमेटली थोड़े से रिलक्टेंस के बाद जो पेरेंट्स हैं वो मान जाते हैं कि अल्टीमेटली बच्चे की खुशी इसी में है, तो इसी इसको यही करने दिया जाए। वैसा ही एक एग्जाम्पल है तारे ज़मीं पर का, जिसमें जो कैरेक्टर होता है ईशान का, उसकी पेंटिंग में एक वो रुचि होती है। बहुत टाइम तक पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है वो क्यों कर पाता है, और अल्टीमेटली फिर कला के प्रति उसकी जो रुचि होती है, पेंटिंग के प्रति उसकी रुचि होती है, वही उसको एक नॉर्मलसी की तरफ लेकर के जाती है, वही उसके व्यक्तित्व को निखारती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्ली एज से ही हम स्पॉट करें कि बच्चे की रुचि क्या है, और क्या मतलब उसके जो ट्रेट्स हैं वो आर्ट के प्रति हैं, या किसके प्रति हैं, मतलब वो स्पोर्ट्स के प्रति हैं। ये हम अच्छी तरीके से इसको बहुत ही अर्ली एज में हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। आई थिंक किसी तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत के ऑलमोस्ट लास्ट पड़ाव पर ही हम थे, और मेरा आखिरी क्वेश्चन था शैलेंद्र जी से। इसी क्रम में अब हम
आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको अगले सप्ताह के बारे में बताना चाहूँगा कि अगले सप्ताह यानी 31 मई को पूरे भारत में गृह गृह गायत्री यज्ञ का कैंपेन गायत्री परिवार ने चलाया है। तो सभी लोग लाखों घरों में एक साथ एक ही समय पे यज्ञ होगा। आपके पास जो भी सामग्री हो उससे आप एक छोटा यज्ञ अवश्य करें। और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड डी एडिक्शन डे सॉरी वो भी है। तो डी एडिक्शन के प्रति यज्ञ कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे यज्ञ के माध्यम से लोगों ने ये छोड़ा है, अपने जो नशे को छोड़ा है, ये सारे ट्रेट्स हैं। और यज्ञ के बहुत से मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। उसका एक तो आध्यात्मिक पक्ष तो है ही है कि हम हवन सामग्री की आहुतियां जब यज्ञ में देते हैं मंत्रोच्चार के साथ, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन इसके कई साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं, जिससे कि वातावरण का परिशोधन होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी की जो वाइटल फोर्स है, जो प्राण शक्ति है वायु बॉडी की, वो भी इससे इनहेंस होती है, इससे इम्प्रूव होती है। तो हमारी रोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ने में यज्ञ हमारी सहायता करता है। और तो इन साइंटिफिक और जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट हैं यज्ञ के, इसको कोलेक्टिवली हम आपके सामने अगले वीक 31 तारीख को लेकर के आने वाले हैं, इसी समय पे शाम को 4:30 से 5:30। तो आप अवश्य उससे जुड़िए mumbai.awgp.org पे आके, और आपके जो सर्कल में है उनको भी आप इससे जोड़ने का प्रयास कीजिए। और दूसरी जो चीज़ है कि हमारी एक सत्संग की सीरीज है जो हर रविवार को सुबह 8 बजे हम लोग एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन सीरीज कर रहे हैं। चूंकि लॉकडाउन का भी समय है तो रिफ्लेक्ट करने का हमारे पास अच्छा टाइम है। तो ये सत्संग जो है 8 से 9 रविवार को होता है, जिसमें अभी का टॉपिक है हु एम आई, मतलब हम अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगले सप्ताह 31 तारीख को यज्ञ के टॉपिक के ऊपर होने वाले इस डिस्कशन पे हमसे ज़रूर जुड़ें। और कोविड-19 की भी जो बीमारी है उसके लिए कुछ हर्ब्स सजेस्ट की गई हैं शांति कुंज हरिद्वार द्वारा। और इसमें मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये सामग्री अवेलेबल है, इसमें अगर, तगर, गिलोय, तुलसी, जटामासी, औबर, नीम की पत्ती, नीम की लकड़ी, कालमेघ, जायफल, जावित्री, आज्ञा घास, कड़वी बच, नगर इत्यादि सामग्रियां हैं जो हम चैट बॉक्स में भी डाल देंगे, और उससे रिलेटेड वीडियो भी हम इसको चैट बॉक्स में डाल देंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करके यज्ञ को करने की पद्धति भी आप जान सकते हैं, उसको सिंपली कैसे किया जाए। अगर आपके पास घर पे कोई भी सामग्री अवेलेबल नहीं है तो तुलसी के पत्ते, कपूर, गुड़ इत्यादि के माध्यम से आप यज्ञ कर सकते हैं। और इसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि वातावरण का शोधन हो और हमारी रोधक क्षमता बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा, भविष्य जुड़े इससे। और ज्ञान सभा का जो सेगमेंट है mumbai.awgp.org पे, उस पे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं। आप उनको पुराने वीडियोस को भी सुन सकते हैं। और मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे विभिन्न डायमेंशंस के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, उसको हम बुलाने का प्रयास करते हैं जिससे कि एक थॉट प्लेटफॉर्म बन पाए और एक ऐसा मंथन हो हमारे बीच में, जिससे अल्टीमेटली जो हमारा समाज है या जो राष्ट्र है उसमें ऐसे व्यक्तित्व निकल करके आए जो जो हमारी संस्कृति के उत्थान में सहायक हों। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप आज हमसे जुड़े और समय निकाल कर आप आए।